दिल्ली में रहने वाले हरिकिशन और उनके बेटी राजबाला की हत्या की यह सच्ची कहानी है। इनके कातिल के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाइएगा। धन संपत्ति के लालच में पड़ के कब कौन किसकी हत्या कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस मामले में खतरा बाहर वालों से कम और अपनों से ज्यादा होता है। वो भाई बहन, माँ बाप, पति पत्नी कोई भी हो सकता है। उम्र बढ़ने पर इंसान का शरीर तो कमजोर हो ही जाता है, कई तरह की बीमारियां भी घेर लेती हैं। 88 साल के हो चुके हरिकिशन वर्मा के साथ भी कुछ ऐसा ही था। हालांकि देखने में वह ठीक ठाक लगते थे, लेकिन अंदर से वह कई तरह की बीमारियों से घिरे थे। वह अपने घर शास्त्री नगर के नीमड़ी गांव में अपनी 50 साल की बेटी राजबाला के साथ रहते थे। उसी मकान में उनके बेटे अजीत और विजय अपनी ज्वेलरी शॉप चलाते थे, लेकिन इन दोनों बेटों से उनका कुछ लेना देना नहीं था। इसकी वजह यह थी कि उनका उनसे संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। उनका छोटा बेटा अरविंद, जो उत्तर पश्चिमी दिल्ली के सरस्वती विहार में रहता था, वही उनकी देखभाल करने के लिए रोज उनके घर आता था। लेकिन एक दिन सुबह वह जब उनके घर आया और उसने आवाज देते हुए दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। वह जैसे ही गैलरी में पहुंचा, उसे किचन के सामने राजबाला औंधे मुंह पड़ी दिखाई दी। बहन को उस हालत में देखकर वह घबरा गया। दौड़कर उसने बहन को सीधा किया तो शरीर अकड़ा और ठंडा था, नाक और मुंह से थोड़ा खून भी निकला हुआ था जो सूख चुका था। बहन की हालत देखकर वह सहम उठा। फिर उसे अपने पिता की चिंता हुई तो आवाज देते हुए वह सामने वाले कमरे में गया। उसे वहां पिता रजाई में लिपटे हुए मिले। उसने रजाई हटाई तो देखा उनका शरीर भी ठंडा और अकड़ा हुआ है। दरअसल हरिकिशन वर्मा और उनकी बेटी दोनों की हत्या हो गई थी। तो चलिए हरिकिशन वर्मा और उनकी बेटी राजबाला की हत्या के पीछे की साजिश के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। आखिर कौन था कातिल और उसने हत्या क्यों की? क्या पुलिस ने उसे पकड़ा और सजा दिलवाया? दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप भी सच्ची घटनाएं जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। 28 जनवरी को अरविंद सुबह करीब 9:30 बजे नीमड़ी गांव में अपने पिता के घर पहुंचा। वह जब भी आता था, घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद मिलता था। फिर दरवाजा खटखटाने पर उसकी बहन राजबाला कुंडी खोलती थी। 28 जनवरी के दिन भी जब वह उनके घर आया तो उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन 5 मिनट तक कुंडी नहीं खुली। उसने दोबारा दरवाजा खटखटाया, लेकिन दोबारा भी कुंडी नहीं खुली और न ही अंदर से कोई आवाज आई। तो वह सोचने लगा कि पता नहीं क्या बात है जो अभी तक दरवाजा नहीं खुला। फिर उसने दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। उसके बाद वह जैसे ही गैलरी में पहुंचा, उसे किचन के सामने राजबाला औंधे मुंह पड़ी दिखाई दी। बहन को उस हालत में देख वह दौड़कर उसके पास गया तो देखा राजबाला की नाक और मुंह से थोड़ा थोड़ा खून निकला है। फिर वो अपने पिता के रूम में गया। उसे वहां पिता रजाई में लिपटे हुए मिले। उसने रजाई हटाई तो देखा उनका भी शरीर ठंडा है और अकड़ा हुआ है। उनकी भी हत्या हो गई है। बहन और पिता की हालत देखकर अरविंद चीखता हुआ बाहर आया और सभी को यह बात बताई। इसके बाद उसने यह सूचना दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम को दे दी। नीमड़ी गांव के नजदीक मुख्य रोड पर पेट्रोल पंप के पास अक्सर पुलिस कंट्रोल रूम की गाड़ी खड़ी रहती है। फिर नंबर 100 पर कॉल होते ही पुलिस की गाड़ी नीमड़ी गांव पहुंच गई और हरिकिशन तथा उनकी बेटी की हत्या वाली स्थान की जांच शुरू कर दी। जांच से साफ पता चल रहा था कि उनकी हत्या हुई है। यह क्षेत्र दिल्ली के थाना सराय रोहिल्ला के अंतर्गत आता था, इसलिए पुलिस कंट्रोल रूम से यह सूचना थाना सराय रोहिल्ला को दे दी गई। हरिकिशन और उनके बेटों को थाना सराय रोहिल्ला के ज्यादातर पुलिसकर्मी जानते थे। इसकी वजह यह थी कि हरिकिशन और उनके बेटे आए दिन झगड़े की शिकायतें लेकर वहां आते रहते थे। उनके बीच प्रॉपर्टी को लेकर काफी समय से झगड़ा चल रहा था। इसीलिए सूचना पाकर कार्यवाहक थाना प्रभारी साहिब सिंह लाकड़ा, एसआई आलोक कुमार राजन, कांस्टेबल यशपाल को लेकर नीमड़ी गांव पहुंच गए। वहां से पता चला कि पुलिस कंट्रोल रूम की गाड़ी हरिकिशन और राजबाला को हिंदूराव अस्पताल ले गई है। फिर कांस्टेबल यशपाल को घटनास्थल पर छोड़कर साहिब सिंह लाकड़ा और एसआई आलोक कुमार हिंदूराव अस्पताल जा पहुंचे। साहिब सिंह ने वहां मौजूद मृतक हरिकिशन के बेटे अरविंद से बात करने के बाद इस घटना की जानकारी एसीपी मनोज कुमार मीणा और डीसीपी मधुर वर्मा को दे दी। 2 हत्याओं की बात थी, इसलिए डीसीपी मधुर वर्मा, डीसीपी द्वितीय असलम खान, एसीपी मनोज कुमार मीणा भी घटनास्थल का दौरा करने के बाद बाड़ा हिंदूराव अस्पताल पहुंच गए।
उधर सूचना पाकर हरिकिशन के और दो बेटे विजय वर्मा और अजीत वर्मा, जिनसे उनका झगड़ा चल रहा था, वे भी अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने भी अपने पिता और बहन की हत्या पर दुख जताया। पिता और बहन की हत्या हुई थी, इसलिए दुख होना स्वाभाविक था। पुलिस ने इन दोनों भाइयों से भी बात की। उन्होंने बताया कि जिस मकान में पिता और बहन की हत्या हुई है, उनका वह मकान मेन बाजार में है। उसी मकान में 2 दुकानें बनी हैं, जिनमें वे महालक्ष्मी ज्वेलर्स के नाम से ज्वेलरी का धंधा करते हैं। वे रोजाना सुबह 10 बजे के करीब अपनी दुकानें खोलते हैं और रात 9 बजे बंद करके सरस्वती विहार में मौजूद अपने फ्लैटों पर चले जाते थे। आज जब वे अपनी दुकानों पर आए तो उन्हें पिता और बहन की हत्या की खबर मिली। जब उन्हें पता चला कि दोनों को बाड़ा हिंदूराव अस्पताल ले जाया गया है, तो वे वहां आ गए। फिर उनसे साहिब सिंह ने पूछा, क्या आप दोनों बता सकते हैं कि इनकी हत्या किसने की होगी? इस पे अजित वर्मा ने कहा, पता नहीं सर, यह किसने किया है इस बारे में हम किसी का नाम नहीं ले सकते, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि कल रात 9 बजे के करीब जब हम दुकान बंद करके अपने घर के लिए निकले थे, तब दोनों ठीक ठाक थे। फिर अजीत और विजय से बात करने के बाद साहिब सिंह घटनास्थल पर आए। घटनास्थल के निरीक्षण में उन्होंने पाया कि घर का सारा सामान अपनी अपनी जगह पर रखा है। इससे साफ था कि ये हत्याएं लूट की वजह से नहीं की गई थीं। उसी मकान के एक हिस्से में विजय और अजीत की ज्वेलरी की दुकानें भी थीं। हत्यारों को यदि लूटपाट करनी होती तो वे ताला तोड़कर दुकानों का सामान ले जा सकते थे, लेकिन दुकानों के ताले बंद थे। अब सवाल यह था कि ये हत्याएं क्यों और किसने की? थाने पहुंचकर अरविंद ने पुलिस को बताया कि उसके पिता और बहन की हत्या उसके बड़े भाइयों अजीत वर्मा और विजय वर्मा ने उनकी संपत्ति हथियाने के लिए की है। संपत्ति को लेकर बाप बेटों के बीच आए दिन झगड़ा होने की जानकारी पुलिस को थी ही, इसलिए जब अरविंद ने अपने दोनों सगे भाइयों पर हत्या का शक जताया, तो पुलिस ने उसकी शिकायत पर अजीत वर्मा और विजय वर्मा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके इस बात की जानकारी डीसीपी को दे दी। डीसीपी मधुर वर्मा ने हत्या के इस मामले को सुलझाने के लिए एसीपी मनोज कुमार मीणा के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की, जिसमें इंस्पेक्टर साहिब सिंह लाकड़ा, एसआई आलोक कुमार राजन, राजीव कुमार, कांस्टेबल यशपाल, ताराचंद को शामिल किया गया। जिन दोनों भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज था, वे बाड़ा हिंदूराव अस्पताल में थे। पुलिस टीम दोनों भाइयों अजीत वर्मा और विजय वर्मा को वहां से थाने ले आई। थाने में पूछताछ में दोनों भाइयों ने कहा कि प्रॉपर्टी को लेकर पिता से उनका विवाद जरूर चल रहा था, लेकिन हत्या करने जैसी बात वे सोच भी नहीं सकते। समय से वे अपने दुकान बंद करके स्कूटी से सरस्वती विहार चले गए थे। उनका कहना था कि उनके छोटे भाई अरविंद को पिताजी बहुत ज्यादा चाहते थे, क्योंकि घर में वह सबसे छोटा था और ज्यादा लाड़ प्यार की वजह से वह बिगड़ गया था। कोई काम धंधा भी नहीं करता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे की जरूरत पड़ने पर उसने पिताजी से पैसे मांगे हों और पिताजी ने मना कर दिया हो तो उसी ने गुस्से में उन्हें मारा हो, राजबाला ने उसे देख लिया हो तो उसने उसकी भी हत्या कर दी हो। अजीत वर्मा और विजय वर्मा ने पुलिस को जो बताया था वह सच भी हो सकता था, इसलिए सच्चाई जानने के लिए पुलिस ने अरविंद वर्मा को भी थाने बुला लिया। पड़ोसियों और दुकानदारों को जब पता चला कि जिन लोगों की हत्या हुई है, पुलिस उन्हीं के घर वालों को संदिग्ध मानकर पूछताछ कर रही है, तो उन्हें यह बात बुरी लगी। दुकानें बंद करके सभी इकट्ठा हुए और कहने लगे कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से न लेकर घर वालों को ही परेशान कर रही है। इस बात से नाराज होकर सभी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। फिर एसीपी मनोज कुमार मीणा और अन्य अधिकारियों ने भीड़ को समझाया और विश्वास दिलाया कि उन्हें कातिलों का सुराग मिल चुका है, इसलिए कातिल जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पुलिस किसी निर्दोष को कतई नहीं फंसाती। उनके काफी समझाने के बाद भीड़ शांत हुई। पुलिस पर मामले के खुलासे का दबाव बढ़ता जा रहा था। अरविंद और उसके दोनों भाई पुलिस की गिरफ्त में थे। पुलिस उनसे अपने तरीके से पूछताछ कर रही थी। पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ करके यह जानने की कोशिश की कि हरिकिशन और उनकी बेटी राजबाला की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी। इस पूछताछ में एक बात यह सामने आई कि हरिकिशन अकड़ वाले जिद्दी स्वभाव के आदमी थे। अगर कोई आदमी उनके घर के आगे गाड़ी खड़ी कर देता था तो वह उससे लड़ने को तैयार हो जाते थे, लेकिन ये झगड़े ऐसे नहीं थे जिससे कोई उनकी हत्या कर देता। हरिकिशन का नीमड़ी गांव में 100 वर्ग गज का जो मकान था वह वहां की मेन बाजार में था। मौजूदा समय में उसकी कीमत करोड़ों रुपए में थी। इससे पुलिस को अंदाजा हो चुका था कि ये हत्याएं प्रॉपर्टी को लेकर ही की गई हैं। इधर तीनों भाई खुद को बेकसूर बता रहे थे।
एएसआई आलोक कुमार राजन जिस समय साहिब सिंह के सामने तीनों भाइयों से पूछताछ कर रहे थे, उसी समय इंद्रलोक चौकी के प्रभारी राजीव कुमार सीसीटीवी कैमरे की एक फुटेज लेकर आ गए। वह फुटेज हरिकिशन के मकान के सामने एक ज्वेलर्स की दुकान के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे की थी। पुलिस को उस फुटेज से पता चला कि अरविंद रोजाना सुबह 9 या 10 बजे के बीच पिता के पास आता था और शाम 7, साढ़े 7 बजे तक वहां रहता था। वह 7:30 बजे के करीब मकान के मुख्य दरवाजे से बाहर निकलता दिखाई दिया था। पूछताछ में अरविंद ने बताया भी यही था। उसी फुटेज में 8:30 बजे के करीब एक युवक हरिकिशन के मकान के मुख्य दरवाजे से तेजी से निकलता दिखाई दिया। HD क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में वह युवक साफ तौर पर घबराया हुआ दिख रहा था। उसके निकलने के कुछ देर बाद 2 लोग तेजी से उसी दरवाजे से निकले। वे दोनों हेलमेट लगाए हुए थे। पुलिस ने वह फुटेज अरविंद को दिखाई तो उसने उन लोगों को पहचान कर बताया। हेलमेट लगाकर निकलने वाले उसके बड़े भाई अजीत और विजय है। उनसे पहले जो युवक भागता हुआ निकला था वह विजय का बेटा विकास था। अरविंद ने बताया कि विकास कभी कभी वहां आता था, लेकिन उस दिन विकास घर से निकलते समय इतना घबराया हुआ क्यों था, यह बात समझ आने लगी। उस दिन अजीत और विजय घर के अंदर से हेलमेट लगाकर निकले थे, जबकि इसके पहले वे अपना हेलमेट हाथ में लेकर निकलते थे और स्कूटी पर बैठने के बाद हेलमेट लगाते थे। पुलिस वह फुटेज अजीत और विजय को दिखाई तो उन्होंने यह माना कि हेलमेट लगाए हुए वही घर से निकले थे, लेकिन उस दिन वे घर के अंदर से हेलमेट लगाकर क्यों निकले, इस बात का वे कोई उचित जवाब नहीं दे सके। उसके बाद पूछताछ के लिए पुलिस विजय के बेटे विकास को थाने लाई। विकास को अलग ले जाकर जब उसे इस दोहरे हत्याकांड के बारे में सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सारी सच्चाई पुलिस को बता दी। उसने बताया कि उसी ने अपने पिता और चाचा के साथ मिलकर दादा और बुआ की हत्या की थी। बेटों द्वारा बाप और बहन के कत्ल की बात सुनकर पुलिस हैरान रह गई, क्योंकि एक बाप ने जिस तरह जी जान लगाकर अपने बेटों की परवरिश की थी, किसी लायक बनाया था, वही बेटे उनकी जान ले लेंगे, ऐसा वो सोचे भी ना होंगे। खैर, केस खुल चुका था। अजीत और विजय जो अब तक पिता और बहन की हत्या पर घड़ियाली आंसू बहा रहे थे और खुद को बेकसूर बता रहे थे, उनकी हकीकत सामने आ चुकी थी। पुलिस ने उन दोनों के सामने विकास से पूछताछ की, तब उसने उनके सामने भी हत्या का खुलासा कर दिया। अब विजय और अजीत कैसे हत्या से मना कर सकते थे, लिहाजा उन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि इस डबल मर्डर को उन्होंने ही अंजाम दिया था। उन्होंने बताया कि पिता और बहन ने उनके सामने ऐसे हालात खड़े कर दिए थे कि उनकी हत्या करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। विकास, विजय और अजीत से पूछताछ के बाद हरिकिशन और उनकी बेटी राजबाला की हत्या की जो कहानी सामने आई, वह कहानी सुनने से पहले एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं आपके लिए और भी वीडियो बना पाऊंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की कहानी में। हरिकिशन वर्मा मूल रूप से हरियाणा के जिला झज्जर के रहने वाले थे। सन 1950 के आसपास नौकरी की तलाश में वह दिल्ली आए थे। फिर 3 साल बाद 1953 में दिल्ली के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में उनकी नौकरी लग गई। इसके बाद वह अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी को भी दिल्ली ले आए। हरिकिशन की ड्यूटी गुलाबी बाग के स्कूल में थी, इसलिए उन्होंने वहीं नीमड़ी गांव में किराए का कमरा ले लिया। हंसी खुशी के साथ उनका समय बीत रहा था। वह एक एक कर 4 बेटों आजाद, अजीत, विजय, अरविंद और 4 बेटियों सावित्री, सरला, राजबाला और चंद्रकला के पिता बने। हरिकिशन के पिता हरलाल गांव में रहते थे। वह हरिकिशन के लिए अनाज वगैरह भेजते रहते थे। घर से सहयोग मिलने की वजह से हरिकिशन को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती थी। उसी दौरान उनके पिता ने नीमड़ी गांव में उनके लिए 100 वर्ग गज का एक प्लॉट खरीद दिया था। वह प्लॉट गांव की मुख्य सड़क के किनारे था। हरिकिशन उसी प्लॉट में घर बनवा कर रहने लगे। उन्होंने अपने सभी बच्चों को पढ़ाया लिखाया। बच्चे जैसे जैसे जवान होते गए, वह उनकी शादियां करते गए। बड़े बेटे आजाद की युवावस्था में ही मौत हो गई थी। उसके बाद उनके 3 बेटे रह गए थे। हरिकिशन ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली के सरस्वती विहार में एक 3 मंजिला मकान बनाकर एक एक फ्लोर अपने तीनों बेटों को रहने के लिए दे दिया था, जिसमें वे अपने अपने परिवारों के साथ रहते थे। उनका नीमड़ी गांव में जो मकान था, उसमें अजीत और विजय ने अलग अलग 2 दुकानें बना ली थीं, जिनमें वे सोने चांदी की ज्वेलरी का धंधा करते थे। हर माँ बाप के लिए उस समय एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, जब उनकी बेटी शादीशुदा होने के बावजूद अपने मायके में आकर रहने लगती है। राजबाला की यही समस्या थी, जिसकी वजह से हरिकिशन काफी परेशान रहते थे। हरिकिशन सन 1988 में नौकरी से रिटायर हो चुके थे। दरअसल उन्होंने राजबाला की शादी फरीदाबाद में कर दी थी। शादी के बाद हर औरत की ख्वाहिश मां बनने की होती है।
लेकिन शादी के कई सालों बाद भी जब वह मां नहीं बनी तो वह मानसिक तनाव में रहने लगी, क्योंकि ससुराल में सभी उसे ताने देने लगे थे। हालात यहां तक पहुंच गए कि पति ने उसे तलाक दे दिया। तलाक के बाद राजबाला पिता के पास आ गई। जवान बेटी किस तरह अपनी जिंदगी काटेगी, इस बात की अंगशता हरिकिशन और उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी को परेशान करती थी। दोनों एक बार बेटी का घर फिर से बसाने की कोशिश की और दिल्ली में ही एक आदमी से उसकी शादी कर दी। बेटी का घर फिर से बस गया तो वे निश्चिंत हो गए। सभी बच्चे अपनी अपनी घर गृहस्थी में खुश थे, इसलिए उन्हें किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन उनकी यह निश्चिंतता ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी। बेटी राजबाला की उन्होंने जो दूसरी शादी की थी, उससे भी उसकी जिंदगी में खुशहाली नहीं आ सकी। वजह वही रही कि यहाँ भी राजबाला की कोख सूनी रही। वह मां नहीं बनी तो उसकी गृहस्थी में फिर से जहर घुलना शुरू हो गया। ससुराल के और लोगों की बात तो दूर, पति भी बात बात पर ताने देने लगा। रोज रोज की बेइज्जती से राजबाला ऊब गई तो एक दिन ससुराल से मायके आ गई। यह सन 2003 की बात है। इसके बाद वह न ससुराल गई और न ही उसका पति उसे बुलाने आया। राजबाला ने इसे नीति का खेल मानते हुए हालातों से समझौता कर लिया और पिता के साथ ही रहने लगी। लक्ष्मी देवी राजबाला की बहुत चिंता करती थीं। इसी चिंता की वजह से वह बीमार रहने लगीं और एक दिन चल बसीं। हरिकिशन वर्मा ने तीनों बेटों को सरस्वती विहार में एक एक फ्लैट दे रखा था। उन्हें अब बेटी राजबाला की चिंता थी। उनके न रहने पर बेटे राजबाला की देखभाल करेंगे या नहीं, इस बात पर उन्हें संशय था। इसलिए वह नीमड़ी गांव वाला मकान राजबाला को देना चाहते थे, जिससे भविष्य में उसे किसी का मोहताज न रहना पड़े। नीमड़ी वाले मकान में 2 दुकानों और उनके पीछे वाले 2 कमरों पर विजय और अजीत का कब्जा था। मकान मुख्य बाजार में था, इससे काफी महंगा था। अजीत और विजय को जब पता चला कि उसके पिता यह मकान राजबाला के नाम करना चाहते हैं, तो उन्होंने पिता से इस बात का विरोध किया। हरिकिशन जिद्दी स्वभाव के थे ही उन्होंने साफ कह दिया कि यह मकान उनका है, इसलिए वह इसे किसे देते हैं, यह उनकी मर्जी। पिता के इस 2 टूक जवाब से दोनों भाइयों को लगा कि अगर उन्होंने मकान दूसरे के नाम कर दिया तो उनके हाथ से दुकानें निकल जाएंगी, तब वे सड़क पर आ जाएंगे। उन्होंने पिता की बात का जमकर विरोध किया और यहां तक कह दिया कि वे किसी भी हालत में यह घर किसी दूसरे के नाम नहीं करने देंगे। इसी बात को लेकर बाप बेटों के बीच आए दिन झगड़ा होने लगा। इस झगड़े से परिवार 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ अजीत और विजय थे तो दूसरी तरफ हरिकिशन, उनकी बेटी राजबाला और बेटा अरविंद। दोनों ही अपनी अपनी जिद पर अड़े थे। हरिकिशन ने भी ठान लिया था कि जो औलाद उनकी बात नहीं मान रही, उसे वह अपनी जायदाद से फूटी कौड़ी नहीं देंगे। उन्होंने दोनों बेटों से अपनी दुकानें खाली करने को कह दिया, लेकिन वे दुकानें खाली करने को तैयार नहीं थे। तब हरिकिशन ने दिल्ली उच्च न्यायालय की शरण ली। अजीत और विजय ने न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि चूंकि वे हरिकिशन वर्मा की जायज औलादें हैं, इसलिए इस पैतृक संपत्ति पर उनका भी अधिकार है। जबकि हरिकिशन कहा था कि यह संपत्ति पैतृक नहीं है, इसे उन्होंने खुद खरीदी है, इसलिए इस संपत्ति पर वे अपना अधिकार नहीं जता सकते। अदालत ने फैसला सुनाया कि जिन दुकानों का अजीत और विजय उपयोग कर रहे हैं, हर महीने वे 1,500 रुपये किराए के रूप में हरिकिशन को दें। यह बात करीब 9 साल पहले की है। इसी आदेश पर दोनों भाई पिता को निर्धारित धनराशि देते रहे। विजय और अजीत ने अपनी दुकानों के पीछे बने कमरों में चांदी के सिक्के बनाने की मशीनें लगवा ली थीं। बड़े ज्वेलर्स के ऑर्डर पर वे चांदी के सिक्के बनाकर पहुंचाते थे। इससे उनकी आमदनी बढ़ गई थी। उधर राजबाला और हरिकिशन दुकानों को खाली कराने के उपाय खोजते रहते थे। इसलिए दोनों भाई दुकानों के शटर में ताले हमेशा अंदर से लगाते थे। अंदर से ताले लगाकर वे पीछे की गैलरी से होते हुए घर के मुख्य दरवाजे से निकलते थे। उसी समय राजबाला या हरिकिशन उनसे किसी न किसी बात पर झगड़ा कर बैठते थे, जिसकी शिकायत पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर 100 पर होती थी। तब पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराती थी। जैसे जैसे हरिकिशन की उम्र बढ़ती जा रही थी और वह बीमार भी रहने लगे थे, इसलिए उनका छोटा बेटा अरविंद उनकी देखभाल के लिए रोज सुबह उनके पास आ जाता था। दिन भर उनके पास रहता और शाम को सरस्वती विहार स्थित अपने घर चला जाता था। उसका रोज का यही क्रम था। दिवाली या अन्य मौकों पर अजीत और विजय के पास चांदी के सिक्के बनाने के बड़े ऑर्डर आते थे, जिन्हें पूरा करने के लिए वे रात दिन काम करते थे। इनके काम को प्रभावित करने के लिए राजबाला नंबर 100 पर फोन करके शिकायत कर देती थी कि उसके भाई सिक्के बनाने में तेजाब का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी स्मेल से उसके बूढ़े पिता को सांस लेने में परेशानी होती है। इस शिकायत पर पुलिस आकर उनका काम रुकवा देती थी। काम रुकने पर विजय और अजीत का नुकसान होता। इस तरह के फोन राजबाला अक्सर करती रहती थी। आए दिन के इस तरह के झगड़े से दोनों भाई परेशान रहते थे।
एक दिन विजय के हाथ पिता के इसी मकान की एक पर्ची हाथ लग गई। वह पर्ची गांव वजीरपुर के प्रधान द्वारा लिखी गई थी। पहले जब लोग कोई प्लॉट या मकान खरीदते थे, गांव में इसी तरह की पर्चियों पर लिखापढ़ी हो जाती थी। हरिकिशन को भी प्लॉट की इसी तरह की पर्ची कटी थी। वह पर्ची हरिकिशन के पिता हरलाल के नाम थी, लेकिन हरिकिशन ने उस पर्ची पर कंकशटक करके अपना नाम लिख दिया था। विजय को इस पर्ची से लगा कि नीमड़ी गांव वाला प्लॉट उसके दादा हरलाल ने खरीदा था, यानी जिस प्लॉट को हरिकिशन अपने द्वारा खरीदा बता रहे थे, वह उनके दादा का खरीदा था, जबकि दादा की संपत्ति परिवार के लोगों की मर्जी के बिना किसी और को नहीं दी जा सकती थी। उसी पर्ची के आधार पर विजय ने 30,000 न्यायालय में इस्तगासा दाखिल कर प्लॉट की उस पर्ची पर कटिंग कर धोखाधड़ी करने वाले पिता हरिकिशन और भाई अरविंद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की अपील की। तब तत्कालीन महांगर दंडाधिकारी ज्योति कलेर के आदेश पर उस पर्ची की फोरेंसिक जांच हुई, तो यह बात सिद्ध हो गई कि पर्ची पर कटिंग करके हरिकिशन का नाम बाद में लिखा गया था। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर हरिकिशन और उनके छोटे बेटे अरविंद के खिलाफ सराय रोहिल्ला थाने में भादंवी की धारा 420, 467, 468, 120 बी के तहत रिपोर्ट दर्ज हो गई थी। इस केस में हरिकिशन की गिरफ्तारी हुई तो अरविंद ने अपनी अग्रिम जमानत ले ली थी। कोर्ट में केस चलने के बावजूद इन लोगों के बीच चल रहा झगड़ा बंद नहीं हुआ। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करके पुलिस को फोन करना आए दिन की बात थी, इसीलिए थाने का हर पुलिसकर्मी इन्हें अच्छी तरह से जानता था। झगड़े से विजय और अजीत का धंधा चौपट हो रहा था, उन पर लोगों का कर्ज भी हो गया था। शाम दोनों भाई इसी समस्या पर विचार कर रहे थे, तभी विजय का बेटा विकास आ गया। अपने पिता और चाचा की हालत देखकर वह भी परेशान हो गया। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। अचानक विकास तैश में आ गया। उसने कहा कि क्यों न इस समस्या की जड़ हरिकिशन और राजबाला को ही खत्म कर दिया जाए। उपाय अच्छा था। विजय और अजीत विकास की बात पर सहमत हो गए, लेकिन समस्या यह थी कि यह सब किया कैसे जाए। विकास ने कहा, यह बहुत आसान है। दादा और बुआ को गला दबाकर मार देते हैं, उसके बाद हम लोग निकल चलते हैं। यहां अरविंद चाचा भी आते हैं, वह दिन भर इनके पास रहते हैं। पुलिस जब पूछताछ करेगी तो हम अरविंद का नाम ले लेंगे। इस तरह एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। लालच में आकर तीनों ने हरिकिशन और उसकी बेटी राजबाला की हत्या करने की पूरी योजना बना डाली। शाम 7 बजे के बाद जब अरविंद वहां से चला गया तो 8 बजे के करीब उन्होंने अपनी दुकानों के शटर गिराकर अंदर से ताले बंद किए। इसके बाद वे तीनों गैलरी से होते हुए उन कमरों की तरफ गए जहां हरिकिशन और राजबाला रहते थे। राजबाला उस समय कमरे में बैठी टीवी देख रही थी। विजय उसके कमरे में इस तरह घुसा कि राजबाला को उसके आने की भनक तक नहीं लगी। विजय ने उसके पास पहुंचकर पहले एक हाथ से मुंह दबोचा और दूसरे हाथ से उसका गला दबाने लगा। राजबाला मजबूत जिस्म की थी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, किसी तरह उसने खुद को छुड़ा भी लिया। वह कमरे से निकलकर बाहर के दरवाजे की ओर भागी तो विजय ने उसे पकड़कर गिरा दिया और दोनों हाथों से गला घोंट दिया। अजीत और विकास उस कमरे में गए जिसमें हरिकिशन सोते थे। हरिकिशन उस समय रजाई ओढ़े सो रहे थे। आते ही विकास ने हरिकिशन का मुंह वहां पड़ी धोती से दबाया तो हरिकिशन जाग गए। उन्होंने अपना बचाव करते हुए विकास को गाल पर एक चांटा मारा तो विकास की पकड़ ढीली पड़ गई। तभी अजीत ने विकास को हटाकर खुद पिता का मुंह और नाक हाथ से दबा दिया। हरिकिशन तड़पने लगे तो विकास ने उनके पैर दबोच लिए। कुछ देर में उनका शरीर ढीला पड़ गया। फिर उन्होंने उनकी लाश रजाई में लपेट दी। उन्हें उम्मीद थी कि मकान के मुकदमे से जुड़े कागजात घर में रखी सेफ में रखे होंगे। राजबाला के कमरे में उन्हें एक बैग मिला जिसमें उन्हें अलमारी की चाबी मिल गई। वह चाबी विजय ने अपने पास रख ली। दोनों हत्याएं करने के बाद पहले विकास निकला। वह घबराया हुआ इधर-उधर यह देख रहा था कि उसे घर से निकलते कोई देख तो नहीं रहा। इसके कुछ देर बाद सिर पर हेलमेट लगाकर विजय और अजीत निकले। तीनों ने यही सोचा था कि घर से निकलते हुए उन्हें किसी ने नहीं देखा, लेकिन उनके घर के सामने ज्वेलर्स की दुकान के बाहर उच्च क्वालिटी के लगे सीसीटीवी कैमरे ने देख लिया था। यह शायद उन्हें पता नहीं चला। विकास मेट्रो से तो विजय और अजीत अपनी एक्टिवा से सरस्वती विहार स्थित अपने फ्लैटों पर चले गए थे। तीनों यही सोच रहे थे कि उन पर किसी को शक नहीं होगा, लेकिन उनकी हकीकत कैमरे से सामने आ गई थी। पुलिस ने विजय, अजीत और विकास से पूछताछ कर उन्हें 30,000 न्यायालय में महांगर दंडाधिकारी अजय कुमार मलिक के समक्ष पेश कर 2 दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया। पुलिस ने सेफ की चाबी व अन्य सबूत इकट्ठे कर उन्हें फिर से उन्हीं की अदालत में पेश किया, जहां से सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दोस्तों, ऐसे और भी रियल स्टोरी जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक सेफ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।